गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों को पढ़ा रहे हैं और इनको इंग्लिश में कहेंगे। प्रतिचुंबकीय का नाम है डाईमैग्नेटिक, अनुचुंबकीय का नाम है पैरामैग्नेटिक एवं लौह चुंबकीय का नाम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इसमें इनका वर्गीकरण का क्या मतलब है कि जब हम किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे यहां पर एक धारावाही परिनालिका है, यह धारावाही परिनालिका है, तो ये परिनालिका क्योंकि इसमें धारा बह रही है अतः ये एक चुंबक की भांति या चुंबकीय विद्युत की भांति व्यवहार करेगी, क्योंकि इसमें धारा बह रही है। इसके चुंबक की भांति व्यवहार करने का कारण है इसमें धारा का प्रवाहित होना ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। ये चुंबक की भांति क्यों व्यवहार कर रहा है? क्योंकि इसमें धारा बह रही है, इसमें आवेश गतिमान है। ठीक है, जब ये चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, चुंबकीय विद्युत की भांति व्यवहार करेगा, तो इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा और उस चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय बल रेखाओं से प्रकट कर रहे हैं। ये परिनालिका है, परिनालिका की ये वृत्तीय फेरे हैं, इन फेरों के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है। ठीक हो गया। अब यहां पर इन फेरों के अंदर क्या है? इन फेरों के अंदर कोई अन्य पदार्थ नहीं है, अर्थात क्या है? निर्वात है। क्या है इनके अंदर? इनके अंदर निर्वात है और हम ये कह सकते हैं कि ये धारावाही परिनालिका निर्वात में रखी गई है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर लिखा है निर्वात क्रोड। क्रोड मतलब जो इन वृत्तीय फेरों के अंदर जो पदार्थ रखा होगा, कुछ नहीं है तो निर्वात कह देंगे, माना वायु नहीं है, यहां पर निर्वात है। तो यहां पर ये दिख रहा है कि ये जो धारावाही परिनालिका है, इसमें जब निर्वात है, क्रोड की जगह पे जब निर्वात है, तो यहाँ कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, यानी निर्वात में इसमें से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही होंगी उससे पता चलेगा कि ये इसका क्या है, इसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल है। अगर ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है, अगर कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या किया, इस धारावाही परिनालिका ने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि धारा बह रही थी। इसमें पहले क्या रखा गया? क्रोड के स्थान पे निर्वात। अब यहां पर हम निर्वात के स्थान पे क्या रख रहे हैं? एल्युमिनियम क्रोड, यानी यहां अंदर एल्युमिनियम की कोई छड़ रखी होगी, दिखाने रखा और साफ लिखा एल्युमिनियम क्रोड। एल्युमिनियम क्रोड रखी है इन फेरों के अंदर। ठीक है, ये छड़ रखी होगी एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम की छड़ रखने में क्या हो रहा है? यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में अधिक हो गई है, अर्थात एल्युमिनियम क्रोड वाले धारावाही परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो निर्वात की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, अब यदि हम एल्युमिनियम क्रोड की जगह पे इसके अंदर क्या रखें? इन फेरों के अंदर लौह क्रोड रखते, जैसे नर्म लोहे की छड़ रखते हैं, तो नर्म लोहे की छड़ रखने पर यह दिख रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात या एल्युमिनियम क्रोड की तुलना में और ज्यादा हो गई है। ठीक है, इसका अर्थ है कि लौह क्रोड युक्त जो धारावाही परिनालिका होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र निर्वात वाले चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहां पर चुंबकीय बल रेखा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक व्यवहार और है कि ये धारावाही परिनालिका है। अब इसमें जो है क्रोड कौन सी रखी गई है? बिस्मथ। ठीक है, इसमें बिस्मिथ की क्रोड रखी गई है BI, एंटीमनी बिस्मिथ आप इनको रख सकते हैं, या कॉपर, सोना, चांदी, इसको रख देगा इनमें से किसी को भी। तो यहां पर एक पाया जाता है कि यहां पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या निर्वात की तुलना में कम हो गई है। जैसे मैंने निर्वात में 4-5 ऐसे दिखाई होंगी, तो यहां पर 2-3 ऐसे आएंगे। ठीक है, अर्थात बिस्मथ वाली जो क्रोड वाली जो परिनालिका है, धारावाही परिनालिका, इसका चुंबकीय क्षेत्र निर्वात वाले चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में क्या हो गया है? काफी कम हो गया है। ठीक है, तो यानी किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, यानी हर जगह क्या था? धारावाही परिनालिका थी, हर जगह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न था पहले से, और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने एल्युमिनियम, लोहा, बिस्मिथ या अन्य पदार्थों की छड़ बारी बारी से रखी और ये देखा कि उन पदार्थों को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र, उन पदार्थों को रखने पर पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया या घट गया। ठीक है, तो
अर्थात बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों को रखने पर उन पदार्थों के चुंबकत्व या उन पदार्थों के चुंबकीय गुणों में जो परिवर्तन आता है, उस आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में पदार्थ के चुंबकीय गुणों का जो व्यवहार होता है, उस आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं उस आधार पे, और वो 3 प्रकार के पदार्थ कौन है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, सन 1846 में जो है कि सबसे पहले सन 1846 में उन्होंने फैराडे ने, तो सन 1846 में माइकल फैराडे, ठीक है ना, सन 1846 में माइकल फैराडे ने बाह्य चुंबकीय क्षेत्रों में पदार्थ के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया और उस आधार पर यह बताया कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, हम 1 बाय 1 इनका अध्ययन करेंगे। देखिए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें सबसे पहला ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ, स्पाइन। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाते हैं, और ये पदार्थ जो हैं चुंबकीय क्षेत्र को घटा देते हैं, ये कम कर देते हैं चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था, ये यहां पर ये आपकी धारावाहिक प्रणालिका थी, और यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे जब निर्वात था तो इतनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी। मैंने इसमें क्या रखा, बिस्मिथ या एंटीमनी या सोना या चांदी या कॉपर, इनमें से किसी की भी छड़ रख दी। तो यहां पर जब इस क्रोड रख दी इनकी, ठीक है, इनमें से किसी पदार्थ की क्रोड यहां रख दी, छड़ रख दी, तो ये पाया जाता है कि यहां पर अब चुंबकीय बल रेखाएं पहले से क्या हो गई, कम हो गई। अब यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं पहले से कम हो गई, तो अर्थात क्या हो गया, अर्थात इन पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो वहां पर इन पदार्थों के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, घट गया। तो वे पदार्थ जिनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाता है, वो पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं सोना, चांदी, कॉपर, हीरा, डायमंड, कार्बन नहीं सकते, कार्बन का रूप है हीरा, और ये जो उदाहरण आपके बिस्मिथ, एंटीमनी, कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका NaCl नहीं, जैसे आपका ये आ गया नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पे ये वाली गैस, एक वायुमंडलीय दाब पे ये वाली गैस CO2, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी क्या हो गए आपके, हाँ, पारा भी आएगा इसमें, मरकरी, ये, तो ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके इसके उदाहरण है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। पानी, पानी भी इसका एग्जाम्पल, ठीक है, पानी भी इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इन पदार्थों का व्यवहार चुंबकीय क्षेत्र में कैसा होता है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। परिभाषा आपने पढ़ ली कि ये पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। यानी अगर इन पदार्थों को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये पदार्थ या इन पदार्थों की छड़ चुंबकित तो हो जाएगी पर बहुत कम चुंबकत्व के गुणों को धारण करेगी और विपरीत दिशा में धारण करेगी, ठीक है। अब यहां पे इनका व्यवहार देखिए, कुछ
घटना है यदि हम क्या करें, इन पदार्थों को या इन पदार्थों की छड़ को किसी चुंबकीय किसी विपरीत ध्रुवों के बीच रखते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत ध्रुवों के बीच रखते हैं। जैसे ये धारावाही प्रणाली का है तो यहां पर क्या है, माने इस तरफ इसका नॉर्थ पोल और इस तरफ इसका क्या है, साउथ पोल है। ठीक हो गया ना। तो यहां अंदर हमने क्या कर दिया, अगर इन पदार्थों की ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल आ गया और इसमें हमने क्या कर दिया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ रख दी। तो ये छड़ क्या होता है, ये छड़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो जाती है। ये है माना छड़, ये इस प्रकार की हो जाएगी। ये कौन सा पदार्थ है, ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डाइमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये डाइमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसकी छड़ है। तो इस पदार्थ की छड़ की जो अक्ष है, ये अक्ष मतलब लंबाई के समांतर इसके केंद्र से जाने वाली रेखा। तो इस छड़ की जो अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। ठीक हो गया ना। और यहां पर ऐसा आ जाएगा NS, इस टाइप का आ जाएगा इसमें। ठीक है। अब यहां पे पहला व्यवहार ये हो गया। तो यानी इन पदार्थों की छड़ों को अगर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के बीच रख दिया जाए तो इन पदार्थों की जो छड़ होती है उसकी अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है, यानी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत हो जाएगी। ठीक हो गया ना। अब इसमें दूसरा गुण इसका क्या है, ये पहला गुण हो गया इसका। दूसरा गुण इसका यह है कि ये पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, ये पदार्थ अधिक जो चुंबकत्व है उसकी ओर, अधिक से कम चुंबकत्व की ओर प्रवाहित होते हैं। अधिक से कम चुंबकत्व की ओर ये पदार्थ क्या होते हैं, ये पदार्थ प्रवाहित होते हैं। जैसे इसके लिए दूसरी घटना, ठीक है, जैसे हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें, एक यू आकार की नली लीजिए, यू आकार की नली ली। इस नली में आपने एक द्रव भर दिया, घोल भर दिया, और घोल किसका भरा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का। ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल आपने भर दिया इसमें, ये। तो शुरुआत में क्या होगा, इस यू आकार की नली की जो ये दो भुजाएं, इन दोनों भुजाओं में जो घोल का लेवल होगा वो दोनों में क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा होगा अगर ये भुजा क्षैतिज रखी है। अब यदि हम किसी इस यू आकार की नली लें, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल ले लें और इसकी एक भुजा को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत ध्रुवों के बीच रख दें, जैसे इस भुजा को रख दिया। ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अधिक है बजाय इस भुजा से। ठीक है। क्योंकि ये जो भुजा ये चुंबकीय ध्रुवों के बीच है, तो ध्रुवों के नजदीक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल है और इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, दुर्बल है। तो इन पदार्थों की विशेषता होती है, इन प्रतिचुंबकीय पदार्थों की विशेषता होती है कि ये अधिक चुंबकीय, अधिक प्रबलता से कम प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं। तो होगा क्या, ऐसा होने पे इस तरफ घोल का लेवल बढ़ जाता है और इस तरफ इस घोल का लेवल कम हो जाता है। यानी इस नली में जो घोल भरा हुआ था वह घोल जो होगा वो किस तरफ चढ़ जाएगा, उसका लेवल जिस तरफ चुंबकीय ध्रुव नहीं थे। ठीक है, इस साइड। क्यों, क्योंकि इधर इधर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र कम था या नहीं था, और इधर चुंबकीय क्षेत्र क्या था, प्रबल था। तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं या विस्थापित होते हैं। ये इस प्रैक्टिकल से शो हो रहा है। ठीक है। तीसरा, इसी बात को हम यहां भी देखते हैं
कि अगर हम क्या करें, ये विपरीत ध्रुव ले रखे चुंबक के, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक कटोरा रख दें ऐसे, और इस कटोरे में हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव भर दें, एक घोल ले लें इसका ऐसे, पहले घोल ले लिया कटोरे में, अब इसके नीचे क्या कर दिया, इसके नीचे चुंबक इस प्रकार से लगाया कि चुंबक के ध्रुव एक दूसरे के नजदीक है। तो चुंबक के विपरीत ध्रुव यहां पर एक दूसरे के अगर नजदीक हैं और इनके ऊपर ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल रख दिया, तो ये पाया जाता है कि यहां पर क्या हो रहा है, घोल का तल बीच में दब जाता है, किनारों पर उड़ जाता है, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाता है ऐसा, यानी बीच में दब गया, जबकि पहले बराबर रहा होगा। पहले क्या था, वो ऐसा रहा होगा घोल, पहले घोल तो ऐसा रहा होगा ना, परंतु जैसे यहां पर इन ध्रुवों को एक दूसरे के नजदीक रखा, यानी यहां पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो गया। तो इससे क्या हुआ, यहां पर जो है बीच में घोल का तल दब जाता है, किनारों पर उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या था, प्रबल, और किनारों की ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या था, दुर्बल था। और ये जो द्रव होता है, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। ठीक हो गया, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होगा। अब इसमें इसी को एक और प्रैक्टिकल से शो करते हैं। यदि हम क्या कर दें, इन ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दें, ये चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से दूर रख देंगे। अब जो है हमने ये ले लिया कटोरा, ये क्या है, क्या है, इन ध्रुवों को दूर कर दिया तुझसे, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, और ये जो द्रव था ये अब क्षैतिज नहीं रहेगा, इसका तल, ये क्या हो जाएगा, इसका तल जो है बीच में ऐसे उड़ जाता है। ठीक है, किया क्या है, इस कटोरे में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल लिया और इसको उन्हीं ध्रुवों के बीच ऊपर रखा, उन्हीं चुंबक के ऊपर रखा, परंतु यहां पर चुंबकों के ध्रुव एक दूसरे से दूर है। तो यानी यहां बीच में क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र कम हो गया, बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम। और अधिक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, अधिक चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ध्रुवों पे, ध्रुव दूर चले गए। तो यहां पर अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर द्रव का तल क्या हो गया, कम हो गया, और जहां चुंबकीय क्षेत्र कम था, इधर द्रव का तल ऊपर उठ गया। ठीक है, इससे भी सिद्ध हो रहा है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होता है। इसलिए जहां चुंबकीय क्षेत्र कम था, जैसे यहां ध्रुवों के बीच की दूरी बढ़ा दी, तो यहां ध्रुवों के मध्य वाले स्थान पे यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो कम चुंबकीय क्षेत्र वाले स्थान की ओर क्या हो गया, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ विस्थापित हो गए, इसीलिए यहां पर द्रव का तल ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रायोगिक घटना है जो कि इन पदार्थों में पाई जाती है। ठीक है, अब ऐसा ही एक व्यवहार, इसका और गुण देखिए, इसका और गुण क्या है इसके, पहला क्या हुआ था, ध्रुवों के बीच छड़ रखी थी, वो लंबवत हो गई थी। दूसरा, यू आकार की नली का व्यवहार। तीसरा, कि कटोरे में जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ का द्रव लिया और इनको पास पास रखे ध्रुवों के ऊपर रखा गया, तो क्या हुआ, बीच में तल घटा और किनारों पे तल उठा। और जब दूर दूर रखे ध्रुवों के ऊपर रखा गया कटोरा, तो किनारों पे तल घट गया और बीच में तल बढ़ गया, क्योंकि बीच में चुंबकीय क्षेत्र क्या था, कम था। अगला व्यवहार देखिए इसका, इसमें क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है और विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं इन पदार्थों में। जब इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इनमें क्या आते हैं, कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन पदार्थों की कुछ ना कुछ चुंबकीय प्रवृत्ति अवश्य होगी। इन पदार्थों के लिए, किन पदार्थों के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए, कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए
प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कल मैंने इसका जिक्र किया है, ये जाई इससे शो करते हैं इसको, इसका नाम क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसको मैंने परिभाषित किया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? I/H। ये कल आपको बतलाया था कि I/H, या कई जगह इसको M/H भी लिखा होगा। I मतलब चुंबकन की तीव्रता, H मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, इनका अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है। इसका मान प्रति चुंबकीय के लिए क्या होता है? देखिए, प्रति चुंबकीय के लिए काई का मान ये जो है 1 से कम, 0 से सॉरी इसका मान जो है प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए लेस देन 0 होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक हो गया ना? इसका मान प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए क्या होगा? लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 होगा इसका मान। जैसे कि बिस्मिथ के लिए, बिस्मिथ क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इसके लिए काई का मान ये होता है ऋण 0.00015। ये तो 0 से कम संख्या, क्योंकि नेगेटिव संख्या 0 से छोटी होती है और -1 से बड़ा है। ठीक है, तो 0 और -1 के बीच जो है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है किसके लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए। अगर हम इनको ग्राफ में शो करें तो क्योंकि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए ऋणात्मक होता है, ठीक है, नेगेटिव होता है हमेशा। चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, ये काई का मान क्या होता है? हमेशा प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए ऋणात्मक होता है, 0 से छोटा मान ऋणात्मक। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। और अगर हम इसको ग्राफ के द्वारा शो करें कि x अक्ष पे, क्षैतिज अक्ष पे हम लेने तापमान T और यहां लेने काई का मान, यहां क्या लेने? काई का मान लेने। तो ये इस प्रकार का वक्र आता है, थोड़ा ये क्या है? इस अक्ष पे दिखा रहे हैं तापमान T। तो यहां पर अगर हम प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए, किसके लिए? प्रति चुंबकीय के लिए काई और टी में वक्र खींचे, काई मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति और तापमान के बीच, तो ये पाया जाता है इसका मान इस टाइप का। ये इस तापमान वाली अक्ष के समांतर में रेखा आती है यहां पे, और ये 0 से नीचे है। 0 से नीचे मतलब y अक्ष पे 0 से नीचे कौन सी वैल्यू आएगी भैया? नेगेटिव। और यहां क्या आएगी? पॉजिटिव। ये वाला वक्र ये कहलाता है जाई या काई टी वक्र। ठीक हो गया? पर आएगा किसके लिए? ये काई टी वक्र किसके लिए आएगा? ये आएगा प्रति चुंबकीय पदार्थ के लिए, डाईमैग्नेटिक के लिए, डाईमैग्नेटिक। उसके लिए अनुचुंबकीय के लिए अलग आएगा, उसके लिए अलग आता है। ये नीचे है अर्थात ये नेगेटिव मान आ रहा है किसका? काई का। ठीक है, वही चीज शो भी हो रही है। अगला देखिए, इसमें आपने काई का मान देखना, काई या जाई का मान देखना नेगेटिव होता है। चुंबकीय पारगम्यता का मान कितना होता है इसके लिए? प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए अगर हम किसके लिए देखेंगे इसको? चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता भी कह सकते हैं इसको। आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता या आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबक
शीलता, इसका व्यवहार, इसको किससे शो करते हैं हम? आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू आर। म्यू आर मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसका मान जो है, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए निर्वात की चुंबकशीलता से कम होता है। और म्यू जीरो का मान कितना होता है? निर्वात की चुंबकशीलता का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो इससे भी कम होता है इसका मान, ठीक है ना, म्यू आर का मान, कि म्यू आर का मान इससे म्यू जीरो से कम होता है, ठीक है। और निर्वात के लिए म्यू आर का मान कितना होगा भाई? निर्वात के लिए, निर्वात के लिए इसका मान, म्यू आर का मान यहां पे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए म्यू आर बराबर होता है B/B0। मतलब क्या इसका, कि किसी पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र और उसी पदार्थ का निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र। जैसे धारावाहिक प्रणालिका थी, उसमें एक बार विस्मित रखा और फिर क्या रखा? निर्वात रखा। तो धारावाहिक प्रणालिका का विस्मित में चुंबकीय क्षेत्र ये है, और धारावाहिक प्रणालिका का निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र ये है। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, ये अनुपात कहलाएगा उस समय क्या? विस्मित के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे किसी पदार्थ के, जैसे परिणालिका के अंदर आपने सोने की छड़ रख दी, तो सोने की छड़ रखने पे वहां पर चुंबकीय गुण आ जाएंगे इसमें। तो सोने की छड़ युक्त परिणालिका के लिए ये क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। और ये निर्वात रखने पे चुंबकीय क्षेत्र, इनका अनुपात कहलाएगा सोने की छड़ के लिए, सोने के लिए क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता का मान जो है हमेशा म्यू जीरो से कम होता है। किसके लिए? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। आपने करना क्या एग्जाम में, आपने वहां पर यह देना है कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए जाई का मान कितना होता है, म्यू आर का मान कितना होता है, ये चीजें दिखानी है, ठीक है। अब यहां पर एक और देखिए इसमें व्यवहार इसका, कि इन पदार्थों की विशेषता यह है कि अगर हम इन पदार्थों को, जैसे हमने यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर दिया, माना यहां पर ये कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र पहले से उत्पन्न था, जैसे धारावाहिक प्रणालिका ने उत्पन्न किया था जब निर्वात वाला। अब आपने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में आपने एक छड़ रख दी, ये वाली छड़। ये कौन सी छड़ रख दी? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ रख दी। तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ क्या करती है, ये अपने अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को दूर करने का प्रयास करती है। ये क्या करेगी, जो चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से गुजर रही थी, इनको कम करने का प्रयास करेगी, ठीक है। माना इसके अंदर से पहले कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही थी, माना इसके अंदर से पहले ये इतनी चुंबकीय बल रेखा गुजर रही थी। आपने यहां पर क्या किया, विस्मित रखा, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी, तो होगा क्या, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होगी कि ये अपने अंदर से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को दूर करने की कोशिश करता है। अर्थात ये इस प्रकार का हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। देखो मैं थोड़ा इसको ढंग से बना देता हूं। ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था, यहां पर हमने ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी है, ठीक है। पहले क्या था, यहां पर जब तक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ नहीं रखी थी, तब तक यहां से भी चुंबकीय बल रेखा गुजर रही थी। पर जैसे हमने एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी, तो ये छड़ क्या करेगी,
इन चुंबकीय बल रेखाओं को जो इसके अंदर से गुजर रही थी इनको अपने से दूर कर देगी। ये जो ये वाला पार्ट है चुंबकीय बल रेखा का, ये यहां से दूर हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा। इसके अंदर से बहुत कम चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, ठीक है। ये भी जो जा रही है ये भी थोड़ा बेंड होके जाएगी ऐसे। तो ये करते क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो छड़ थी ये वाली, ये छड़ अपने भीतर से गुजरने वाली बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करती है, दूर भेजने का प्रयास करती है। जो जा रही थी उसको ऊपर भेजा, ये यहां से जा रही थी इसको नीचे की ओर भेज दिया, ठीक है। इस कारण क्या होता है, इस पदार्थ के अंदर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पहले से कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बाह्य चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर से नहीं गुजर रही है। तो इसके कारण क्या होगा, इसका चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो पहले से कम आएगा। पहले चुंबकीय क्षेत्र था माना H, और इस पदार्थ का अपना चुंबकीय क्षेत्र कुछ और था, पर जब इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो क्या हो जाएगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इस H से थोड़ा कम हो जाएगा, ये H नहीं रहेगा। तो यहां पर आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थों की विशेषता पढ़ी। क्या क्या पढ़ा, पहला कौन है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, सोना, चांदी, कॉपर, पारा, हीरा, एंटीमनी, बिस्मिथ, पानी, एक वायुमंडलीय दाब पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये इसके क्या है एग्जाम्पल हो गए। और इन पदार्थों का जैसे यू आकार की, इनकी विशेषता क्या होती है इन पदार्थों की, ये अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं। इसी कारण क्या हुआ, यू आकार की नली में जब इन पदार्थों के द्रव को भरा गया, प्रतिचुंबकीय द्रव को भरा गया, तो यू आकार की नली की जो भुजा ध्रुवों के बीच थी उस भुजा में द्रव का तल क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब किसी कटोरे में इन पदार्थों के घोल को लिया गया और उस कटोरे को क्या किया गया, पास पास रखे ध्रुवों के नजदीक रखा, पास पास रखे दो विपरीत ध्रुवों के ऊपर रखा गया, तो इसमें क्या पाया गया, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल था, यहां पर ध्रुव पास पास है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, तो यहां पर द्रव का तल क्या हो गया, कम हो गया, और किनारों पर द्रव का तल कुछ उड़ गया। किनारों पर द्रव का तल क्यों उड़ गया, क्योंकि किनारों की ओर चुंबकीय क्षेत्र कम था। तो अर्थात ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रवाहित होते हैं, ठीक है। इन पदार्थों की छड़ को जब दो विपरीत ध्रुवों के बीच रखते हैं तो इन पदार्थों की छड़ क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। तो ये कुछ गुण पढ़े आपने। और इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है, चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान μ0 से कम होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो ये गुण है कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर मामूली रूप से विपरीत दिशा में चुंबकत्व धारण करते हैं, ये गुण कहलाता है प्रतिचुंबकत्व का गुण। तो प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है वो क्यों आता है इनमें, ठीक है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित क्यों होते हैं। सामान्य अवस्था में ये पदार्थ चुंबक की भांति व्यवहार नहीं करते, क्यों, तो वो इसलिए कि प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में जो परमाणु होते हैं, इनके परमाणुओं में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, चक्रण गति कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो चुंबकत्व का मॉडल है उसकी व्याख्या कर रहा हूं परमाणु मॉडल के आधार पे, कि परमाणु मॉडल के आधार पे प्रतिचुंबकत्व के गुणों की व्याख्या। तो यहां इन पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं,
अधिकांश पदार्थों में। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं। अधिकांश पदार्थों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है कि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, इसे 1 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में मोशन करेगा, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण गति होती है वो क्या होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में। आपने देखा भी होगा केमिस्ट्री में, आप क्या दिखाते हैं कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रणों को विपरीत दिशा में दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, चक्रण गति कर रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखा दिए, ठीक है। इससे क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के जो विपरीत दिशा में चक्रण हो रहे हैं, उस कारण इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, उस चुंबकीय आघूर्ण की जो दिशा होती है वो भी क्या होती है, विपरीत होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्योंकि इन पदार्थ के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन सम संख्या में होते हैं, इसका अर्थ है कि इन पदार्थों के जो परमाणु होंगे वो विपरीत दिशा में चक्रण गति कर रहे होंगे। उस कारण क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो विपरीत दिशा में होगा। अरे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो ये चुंबकीय गुणों को धारण करेंगे, इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण विपरीत दिशा में गति होने के कारण क्या होता है, परस्पर विपरीत दिशा में होता है। माना इसके चुंबकीय, इस वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां की ओर होगी, नीचे की ओर। इससे क्या होता है कि प्रत्येक परमाणु में भले ही प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुणों को धारण तो करता है, पर परिणामी रूप में क्या होता है, इन दोनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है। इसलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु क्या नहीं करते हैं, चुंबकीय गुणों को प्रकट नहीं कर पाते। प्रत्येक परमाणु प्रत्येक चुंबकीय गुणों को प्रकट नहीं कर पाते, भले इनका प्रत्येक इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व के गुणों को धारण करता है। अब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है कि जब इन पदार्थों को, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पूर्ण कर दिया, ये नॉर्थ पोल होगा इसका, ये साउथ पोल होगा, माना इस तरफ। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखा जाता है तो होता क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में जो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन है, इन पर ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लॉरेंज बल लगाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन अर्थात आवेशित कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इन विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, लॉरेंज बल लगाता है। एक इलेक्ट्रॉन पे अगर ये इस दिशा में बल लगा रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन पे ये विपरीत दिशा में बल लगाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाता है और एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण घट जाता है, ठीक है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, दोनों विपरीत चक्रण गति वाले इलेक्ट्रॉनों पर इस प्रकार से लॉरेंज बल लगाता है विपरीत दिशाओं में कि ये लॉरेंज बल क्या करता है, ये विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बढ़ा देता है और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को घटा देता है। अतः परिणामी रूप में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो पाता है। इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ गया, इसका घट गया, जबकि पहले चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों का क्या था, बराबर था, विपरीत दिशा में था, इसलिए परिणामी रूप में जुड़ने पे क्या हो गया, शून्य हो गया। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में क्या हुआ, इन दोनों पर जो बल लगा उस बल ने क्या किया, इस एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण n का मान बढ़ा दिया, एक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण n का मान घटा दिया। तो इससे परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं हो पाता है, शून्य नहीं हो पाता। अतः बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अप्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु क्या होते हैं, प्रत्येक परमाणु कुछ न कुछ चुंबकीय गुणों को धारण कर लेते हैं और अब इनका प्रत्येक परमाणु क्या होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकत्व धारण कर लेता है। तो ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण समझाने के लिए परमाणुीय मॉडल। कल मैं आपको अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ को 1 by 1 समझाएंगे, ये अगले वीडियो में। थैंक यू।